B2H क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हमने सिंधु घाटी सभ्यता जो एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर एक सीरीज स्टार्ट की थी सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले से अपने 3 लेक्चर हो चुके हैं। आज एक 4th लेक्चर जो है वो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्या क्या स्पेशल फीचर्स थे, उसके बारे में क्या क्या फैक्ट बनते हैं। हमने स्थलों के बारे में पढ़ लिया, खोज कैसे हुई उस बारे में पढ़ लिया। आज जो हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में नगर नियोजन, वहाँ की राजनीतिक स्थिति, उस समय की राजनीतिक स्थिति क्या थी, उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, उस समय की धार्मिक स्थिति क्या थी और आर्थिक स्थिति क्या थी। सबसे पहले अपन बात करते हैं नगर नियोजन की। नगर नियोजन का मतलब क्या होता है? देखो, नगर नियोजन का मतलब ये होता है कोई भी उस समय जो नगर बने हुए थे वो नगर कैसा बसाए गए थे, कैसे बसे हुए थे, वहाँ क्या क्या अलग अलग विशेषताएं थी, नगर में कौन कौन सी चीज़ों का यूज किया गया था। किसी भी शहर को बनाने में, नगर का मतलब सिटी, किसी भी सिटी को डेवलप करने में क्या क्या चीज़ें यूज की गई थी और वो एक्चुअली सिटी दिखती कैसी थी, ये चीज़ें उस समय की नगर नियोजन में आई। तो हम सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहला फैक्ट ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे पहली नगरीय सभ्यता है। सबसे पहली का मतलब क्या होता है? प्राचीनतम। दुनिया के लोग जब नगर से वाकिफ नहीं थे, सिटी से, विलेज होंगे कहीं ना कहीं साइड, पर सिटी शब्द से जब दुनिया के लोग वाकिफ नहीं थे, तब भारत में, हमारे जो भारतीय, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, इस क्षेत्र में जो एक सभ्यता चल रही थी सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में क्या चल रहे थे? नगर बने हुए थे। क्या बने हुए थे? नगर। तो ये बात होगी कि सबसे पहली या प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। दूसरी बात, नगर का मतलब आपको ये मानना है सिटी है। ये क्वेश्चन मोस्टली बहुत बार अलग अलग एग्जामों में, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के सीधे सीधे जहां सब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, मेंस, जैसे RS मेंस हुआ, ईस्ट मेंस हुआ, वहां सीधा सीधा पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन की विशेषताएं बताइए। आपको नगर नियोजन की विशेषताएं याद सबको रहती है, कोई भी हार्ड नहीं है, बट वहां दिमाग नहीं चलता कि नगर नियोजन में क्या लिखना है, क्या छोड़ना है। उस जगह ये काम आएगा कि नगर नियोजन का मतलब शहर कैसे बसा हुआ है, ये चीज हमें लिखनी है। कैसे बसा हुआ है याद रखना सीधा सा। ये कोई सिटी है, आप लोग सिटी के बाहर से आ रहे हैं, सिटी के बाहर से आ रहे हैं, तो सिटी के बाहर से आने से पहले, सबसे पहले आप सिटी से आ रहे हो तो किस माध्यम से आप आओगे? तो आपको बताइए आप किस माध्यम से आओगे? सड़क के माध्यम से। याद रखना, शहर में एंट्री कर रहे हो किससे कर रहे हो? सड़क से। सड़कें यहाँ की 9.14 मीटर। सड़कें यहाँ की कितनी? 9.14 मीटर। कुछ किताबें जो अलग भी लिखती है, कुछ किताबें इसमें 10.5 भी लिखती है, पर ये ज्यादा वैलिड है, ऑथेंटिक है। तो आपको 9.14 मीटर याद रखना है, ये एक बार छोड़ दीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थी वो 9.14 मीटर चौड़ी थी। ये कहां से मिलती है अपने को? मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलती है? मोहनजोदड़ो से। सड़क के माध्यम से आप किस में एंट्री करोगे? किसी भी शहर में एंट्री करोगे। शहर में सड़क से एंट्री करते ही सबसे पहले दूर से आपको एक चीज दिखेगी। दूर से ही कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनमें दूर से ही आपको दिख जाता है कि हाँ, इस शहर में ये वाली चीज, यहाँ से ये देखो हाईलाइट हो रही है, ये वाली चीज। जैसे अपने नॉर्मली बात करें तो किसी भी सिटी में एंट्री होने से पहले वहां का किला, वहां का फोर्ट जो है वो हमें इजीली दिखाई दे जाता है। इस सड़क से जब आप आ रहे हैं तो आपको 2 चीजें दिखेगी। एक, इसके पूर्वी भाग में, इसका जो पूर्वी भाग होगा, पूर्वी भाग में आपको दिखेगा कि साधारण घर बने हुए। पूर्वी साइड में क्या बना हुआ है? ईस्ट साइड में क्या बना हुआ है? साधारण घर बने हैं, जनरल होम। और वेस्ट में, पश्चिम दिशा में क्या बना हुआ है? किला बना हुआ है या दुर्ग बना हुआ है। किला या क्या बना हुआ है? दुर्ग बना हुआ है। तो ये याद रह जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर नियोजन के बारे में 3 फैक्ट अभी तक आ चुके हैं। सबसे पहला नगरीय सभ्यता थी, सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। यहाँ जो है सड़कें उपलब्ध है। सड़कें भी कितनी मोटाई के, चौड़ाई के? 9.14 मीटर चौड़ाई के। साथ ही साथ सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे, जो नगर थे, वो नगर 2 भागों में विभाजित थे। कितने भागों में विभाजित थे? 2 भागों में। 2 भाग कौन कौन से थे? एक पूर्वी और एक पश्चिमी। एक पूर्वी और एक पश्चिमी। पूर्वी और पश्चिमी भाग में क्या क्या थे? पूर्वी भाग में कौन रहता था? जन सामान्य या साधारण घर। पूर्वी भाग में क्या थे? जन सामान्य। और पश्चिमी में, वेस्ट में क्या था? किला था, फोर्ट था। पश्चिम भाग में क्या था? फोर्ट था, ये दुर्ग था। अब दुर्ग होने का क्या मतलब हुआ? दुर्ग होने का मतलब ये नहीं है कि वहां पे कोई बड़ा, ज्यादा ही कुछ बड़ा दुर्ग बना हुआ है, कोई रहता नहीं। दुर्ग होने का मतलब ये है कि वहां पे जो घर बने हुए थे, उन घरों को, जैसे किलाबंदी आप सबने सुना होगा,
किसी भी किले को या किसी भी दुर्ग को या बहुत सारे घरों को मिलाकर अगर उसके चारों तरफ से बंद कर दिया जाता है तो वो बोला जाता है कि दुर्गीकृत आकृति में। तो ये भी दुर्गीकृत आकृति में था। साथ में आप अंदर गए तो आपको पता चला कि सारे घर ऐसे बने हुए, समकोण पर काटते हुए। इसे बोलते हैं ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति। सारे शहर जो थे, सारे घर जो थे, गलियां थी, वो ग्रिड पद्धति। तो हम ये कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो ग्रिड पद्धति पर बसाए गए थे। कौन सी पद्धति पर? ग्रिड पद्धति पर। अब आप उस गांव के अंदर या सिटी के अंदर एंटर हुए, सिटी के अंदर एंटर होती है, आपने देखा, इमेजिन करते हुए चलना आपको, सिटी के अंदर एंटर होती है, आप सड़क से आ रहे हो, आपको पता चला कि सड़क पर जितने भी घर है, सड़क के आसपास जितने भी घर है, एक भी घर ऐसा नहीं है जिसका दरवाजा तो है सड़क की तरफ खुल रहा है। तो इनके दरवाजे कहां खुलते थे? मुख्य मार्ग। सड़क का मतलब क्या होता है? मुख्य मार्ग, मेन रूट, मुख्य मार्ग या सड़क। इनके घरों के जो दरवाजे थे वो मेन रूट के अपोजिट साइड, अपोजिट साइड मतलब इस तरफ खुल रहे थे। ये मकान है, ये मेन रोड है, तो दरवाजे इनके इस तरफ खुल रहे थे। तो ये एक चीज और, एक फैक्ट और याद हो गया। आप सर सिटी में जैसे एंट्री हुए आपको पता चला कि दो भाग हैं, ईस्ट और वेस्ट। जब एंट्री थोड़ा सा आगे गए तो पता चला कि घरों के दरवाजे जो है मुख्य सड़क की ओर नहीं खुल रहे हैं, दूसरी तरफ खुल रहे हैं। थोड़ा आगे गए तो आपके सामने आई नाली। क्या आई? नाली आई सड़क के बीच में। नाली आई तो आपने एक चीज नोटिस की कि वो नाली जो है वो, पहली बात तो ये नाली वाला जो है इसको बोल रहे हैं जल निकासी व्यवस्था। नाम थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। जल निकासी व्यवस्था, इंग्लिश में बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम। जल निकासी व्यवस्था में क्या था? इस रास्ते से जब आप निकले तो आपको पता चला कि नालियां जो है, नालियां ढकी हुई है। नालियां क्या है? ढकी हुई है। ऊपर उनके कुछ लगाया हुआ है, बंद है बिल्कुल नालियां। नालियां ढकी हुई है। आपको पता चला किसी से पूछने पे कि नालियां सिर्फ ढकी हुई नहीं है, नालियां क्या? ईंटों से बनी हुई है, पक्की ईंटों से बनी हुई है। नालियां क्या है? पक्की ईंटों से बनी हुई है। नालियां ईंटों से, पक्की ईंटों से बनी हुई है, अर्थात पक्की नालियां हैं। नालियां पक्की होने के साथ साथ नालियों को ढका गया है, अर्थात जल निकासी की व्यवस्था जो है वो बिल्कुल क्या है? उत्तम है। साथ ही साथ जो नालियां निकल रही है, जहां पे ये नालियां जाके खत्म होती है, वहां पे एक मेन होल बनाया गया है। क्या बनाया गया है? मेन होल। लास्ट में एक मेन होल है जिसके अंदर ये सारी नालियां आके क्या हो जाती है? खाली हो जाती है। इसका मतलब प्रॉपर जल निकासी व्यवस्था है, गंदगी जैसी कोई चीज नहीं है, नालियां सारी ढकी हुई है, मक्खियां वक्खियां कुछ ही नहीं है वहां पे। याद रखना, बहुत क्लीन सिटी है। थोड़ा सा आगे आए, आपको जिससे मिलना था उसके घर में आप एंटर हुए। मान लो यहाँ किसी का घर है, आप उसके घर में एंटर हुए। घर में एंटर होते ही आपने देखा, नोटिस किया कि यहाँ जो मकान है वो भी ईंटों से बने हुए। मकान भी क्या है? ईंटों से बने हुए। मकान ईंटों से बनने के साथ साथ आप जैसे ही उसके अंदर एंटर हुए आपको पता चला कि मकान में सबसे एंट्री होते ही क्या देखते हैं कि कितने कमरे, क्या है क्या नहीं। तो आपको पता चला कि ये लोग 3 से 4 कमरे बनाते हैं घर में। कितने कमरे बनाते हैं? 3 से 4 कमरे। साथ ही साथ ये लोग बरामदा भी रखते हैं। बरामदा के साथ साथ ये क्या? रसोई भी रखते हैं। रसोई के साथ साथ हर घर में लगभग क्या मिल जाता है इनके? कुआं भी मिल जाता है। पानी के लिए क्या मिलता है? कुआं। पता चल गया होगा, बरामदा है, रसोई है, कुआं है। कुएं के अलावा एक बहुत बड़ा साक्ष्य जो है, बरामदा या आंगन भी बोल सकते हो आप उसको। कुएं के अलावा एक बहुत बड़ा साक्ष्य जो है वो ये भी मिलता है हमें मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो में हमने पहले भी पढ़ा था कि अकेले मोहनजोदड़ो से हमें 700 कुएं मिलते हैं। अकेले मोहनजोदड़ो सिटी से कितने मिलते हैं कुएं? 700 कुएं मिलते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है पक्की ईंटों का यूज किया जाता था। कुछ स्थल ऐसे भी है जहां नहीं किया जाता था, जैसे वो मैंने पहले ही बताया था आपको, एक कालीबंगा, एक बनवाली। यहां 2 जगह जरूर कच्ची ईंटों का यूज किया जाता था, बाकी लगभग सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थलों पर पक्की ईंटों का यूज किया गया। साथ ही साथ आपने ये देखा कि जो लोग मकान बना रहे वो इस हिसाब से बना रहे हैं कि उनको एकांत मिलता रहे। क्या मिलता रहे? एकांत मिलता रहे। एकांत, बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये हो गया आपके नगर नियोजन। शायद नगर नियोजन में इतना हार्ड कोई फैक्टर नहीं है, बट ये सारी सीरीज में सारी लाइनें एक साथ याद रहे या नहीं रहे ये कंफर्म नहीं है। ये सारी याद रखने का एक ही तरीका है। सबसे पहले नगर नियोजन का नाम आया तो आपको ये डिफाइन करना है कि नगर कब से बना। तो हमने डिफाइन कर दिया कि नगर कब से था, कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है सबसे प्राचीनतम नगरीय सभ्यता थी। पहली लाइन। दूसरी लाइन, सिंधु घाटी सभ्यता जो है उसमें आपको क्या करना है? एंट्री से स्टार्ट, आगे से स्टार्ट होना है। क्या है? सबसे पहले हम कहेंगे 9.14 मीटर की क्या है? सड़कें। 9.14 मीटर चौड़ी सड़कें।
गांव में एंट्री होने से पहले आपको पता चल गया दो चीज, एक ईस्ट और एक वेस्ट। आपको पता चला कि वेस्ट पार्ट में क्या है, किला बना हुआ है या किलाबंदी दुर्ग बना हुआ है, और ईस्ट पार्ट में आपको पता चल गया क्या है, जन सामान्य लोग रहते हैं। आप यहाँ पे एंट्री की, आपने यहाँ पे एंट्री की, एंट्री करते ही आपको पता चला कि यहाँ पे जो है, जैसे गांव में एंट्री की, एंट्री करते क्या पता चला कि एक भी घर का दरवाजा जो है वो मेन सड़क पर नहीं खुल रहा है। थोड़ा सा आगे गए, नाली आई, तो आपको नालियों के बारे में बताना, यहाँ नालियों ऐसी ढकी हुई थी, पक्की ईंटों का यूज किया गया था। फिर आपको जिससे मिलना था आप उसके घर में गए, घर में जाने के बाद उसके घर के बारे में आपने बता दिया कि हाँ उसके घर में 3-4 कमरे थे, उस घर में एक बरामदा भी बना हुआ था, रसोई भी थी, कुआं भी बना हुआ था, जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था थी, और लास्ट में जाके वो कहाँ खुलता है, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है इसलिए मेन होल में जाकर वो खुलता है। ये सारी चीजें होगी आपके नगर नियोजन के बारे में। किसके बारे में, नगर नियोजन के बारे में। पहला पॉइंट पूरा हो गया अपना नगर नियोजन। नगर नियोजन के बाद दूसरी बात है राजनीतिक। राजनीतिक क्या है, देखो राजनीतिक व्यवस्था इसकी जो है, सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आपको ज्यादातर कहीं भी बहुत सारी बुक्स जो है लगभग यही लिखती है कि वहां किसी भी प्रकार का राजनीतिक वातावरण नहीं था। राजनीतिक वातावरण का मतलब क्या होता है, वहां का हेड कौन होता है। राजनीति का मतलब आपको सीधा सीधा बताना होता है, हु वाज लीडिंग दैट, वहां राजा कौन है, कौन लीड कर रहा है उनको, कौन हेड है उनका, वो आपको बताना होता है। तो राजनीतिक व्यवस्था में आपको एक बात याद रखनी है कि इसके बारे में कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, आपके पास पूरे एविडेंस नहीं है कि वहां पे राजा होता था भी या नहीं होता था। लेकिन कुछ किताबें ये लिखती है कि हो सकता है कि वहां का जो पुरोहित वर्ग था, क्योंकि हमें पुरोहित राजा की मूर्ति देखने को मिली थी, कुछ किताबें ऐसी लिखती है कि हो सकता है वहां जो था वो मुख्य जो था, वहां का जो किसी भी शहर का मुख्य जो होता था या कोई राजा जो था वो हेड जो था वो कौन होता है, पुरोहित वर्ग वहां का हो सकता है। कौन सा वर्ग होता है, पुरोहित वर्ग हो सकता है। हमने एक जो है इसके खोजकर्ता का नाम पहले लिखा था, स्टुअर्ट पिकट, एक राइटर थे, स्टुअर्ट पिकट के बारे में हमने लिखा था। स्टुअर्ट पिकट ने के बारे में ये लिखा था कि स्टुअर्ट पिकट ये कहता है कि मोहनजोदड़ो और कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा ये सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी है। क्या है, जुड़वा राजधानी। स्टुअर्ट पिकट से जब इसके बारे में पूछा गया कि राजनीतिक व्यवस्था के बारे में आप क्या कहना चाहिए, तब स्टुअर्ट पिकट ने कहा कि हो सकता है वहां के जो धार्मिक संगठन थे, वहां के जो धार्मिक संगठन थे, वो धार्मिक संगठन जो है वो यहाँ के जो प्रशासन का कार्य था उसका संचालन करते थे। प्रशासन कार्य संचालन कौन कहता है, ये पिकट कहता है, स्टुअर्ट पिकट ये कहता है। एक खोजकर्ता या एक इतिहासकार मेके नाम से, मेके से जब पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, तो मेके ने कहा कि हो सकता है वहां प्रतिनिधि वर्ग काम कर रहा हो। कौन सा वर्ग, प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव। वहां उन लोगों में से किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव बना दिया जाता होगा, और वो रिप्रेजेंटेटिव जो था वही इसके बारे में, इस पे जो है इनको पूरे इनके यहाँ के जो शहर था, इस शहर के पूरे प्रशासनिक कार्यों को वो फॉलो करता होगा। फिर एक व्यक्ति है हंटर। हंटर से जब पूछा गया, ये सारे इतिहासकार है, हंटर से जब पूछा गया कि हंटर जी आपका इस बारे में क्या मानना है, वहां की राजनीतिक स्थिति कैसी है, हंटर ने जवाब दिया कि वहां का जो प्रशासन था वो जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित हो सकता है, मतलब जनता का शासन हो सकता है। हंटर कहता है क्या, जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित। याद रखना राजनीतिक व्यवस्था के बारे में पहली लाइन ये कि इसके बारे में कोई पर्याप्त साक्ष्य नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि वहां शायद हो सकता है, संभवतः पुरोहित वर्ग जो है वो शासन करता होगा। फिर एक दो वैज्ञानिकों के बारे खोजकर्ताओं के बारे में लिख देना कि पिकट जो है, स्टुअर्ट पिकट ये कहते हैं कि धार्मिक संगठन जो है वो प्रशासनिक कार्यों का संचालन करते थे, या मेके ये कहता है कि कौन सा, प्रतिनिधि वर्ग जो था वो जो है इसका संचालन कर रहा होगा। हंटर आता है, हंटर कहता है कि जनतांत्रिक व्यवस्था या जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित होगा, जनतांत्रिक पद्धति पर आधारित होगा। ये होगी आपके राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति होगी। राजनीतिक स्थिति के बाद अगली स्थिति जो है वो है सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति में क्या लिखना, सामाजिक स्थिति में आपको सिर्फ यही चीजें याद रखनी है कि उस समय का समाज कैसा था, उस समय का जो समाज था वो कैसा था, किन किन बातों में वो विश्वास रखता था, क्या क्या वो लोग करते थे, उनका रहन सहन और पहनाव, ये आपको वहां की सामाजिक स्थिति के बारे में
बताएगा। तो सबसे पहले सामाजिक स्थिति, अगर आपको कहीं भी एंशिएंट हिस्ट्री में आपको बहुत बार ये पूछा जाएगा कि उस काल की, जैसे अभी ये सिंधु घाटी सभ्यता के काल की, आगे ऋग्वेद आएगा तो ऋग्वेदिक, फिर उत्तर वैदिक, ऐसे अलग अलग काल आएंगे तो उसमें पूछा जाएगा कि उसकी सामाजिक स्थिति कैसी थी। सामाजिक स्थिति का मतलब होता है उस समय के समाज की मेंटलिटी क्या होती थी, वो लोग क्या सोचते थे, क्या पहनते थे और क्या करते थे, ये बातें आपको बतानी। सबसे पहले सामाजिक स्थिति में एक लाइन लिखी जाती है, वो ये है कि उस समय का समाज जो था वो कौन सा था, पितृसत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक। सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था वो मातृ सत्तात्मक था। मातृ सत्तात्मक का मतलब महिला वर्ग का वहां पे ऐसा माना जाता है कि महिलाओं की वहां पे इज्जत की जाती थी। ऐसा काल जो है सिंधु घाटी सभ्यता के काल में, आज सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, चाहे एंशिएंट हिस्ट्री हो, चाहे मॉडर्न हो, चाहे मेडिवल हो, महिलाओं के साथ हमेशा कभी भी महिला और पुरुष को समानता की स्थिति नहीं मिलती। एक ऋग्वेदिक काल, आगे हम पढ़ेंगे, ऋग्वेदिक काल में जरूर ऐसा होगा कि महिला और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया जाएगा। या तो महिलाओं को देवी बना दिया जाता था और या नीचा दिखा दिया जाता था, या तो क्या बना दिया जाता था, देवी। देवी बनाने का मतलब यही होता है कि उनके जो दैनिक चलन जो होते हैं, चाल चलन जो होते हैं, घूमना या किसी से बात करना, उन पर बैन लगा देना। उन पर क्या लगा देना, बैन लगा देना। बैन लगाने का मतलब उनको आम आदमी से अलग कर देना। जो साधारण मनुष्य करता है उन चीजों पे रोक के उसको स्पेशलिटी। दो तरीके होते हैं किसी इंसान को समझाने का, एक ये कि तू ये नहीं कर सकता, दूसरा ये कि अगर आप ये करोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। ये वाली बात यहाँ हो जाती थी, देवी बना दिया जाता था। तो यहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो काल था, यहाँ भी जो है मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। पहली लाइन ये लिखनी है आपको सामाजिक स्थिति में कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो था वो उस समय मातृ सत्तात्मक समाज हुआ करता था। अब आपको ये प्रूव करना है कि मातृ सत्तात्मक आपने किस आधार पे कहा, आपने मातृ सत्तात्मक इसको क्यों कहा। इसका रीजन आप लिखोगे कि यहाँ पे मातृ देवियों की मूर्ति पूजा की जाती है। मातृ देवी की मूर्तियां यहां मिलती है। मातृ देवी की क्या मिलती है, मतलब यहां पे आपको क्या मिलेगी, मूर्तियां मिलेगी। मातृ देवी की मूर्तियों का मतलब ये क्या हुआ, मातृ देवी की मूर्ति मिलने का मतलब ये होगा कि वहां देवी पूजा होती थी। देवी पूजा मतलब सत्ता किसके हाथों में थी, लेडीज। लेडीज मतलब मातृ सत्तात्मक व्यवस्था थी। ये दो लाइनें होगी सामाजिक स्थिति के। मातृ सत्तात्मक था क्यों, क्योंकि वहां पर मातृ देवियों की मूर्तियां मिलती। आप इसके साथ साथ बहुत सारी मूर्तियां आगे आएगी अपन अगले इसी लेक्चर में या अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे मोहरों के बारे में और मूर्तियों के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता की। वहां आपको जितनी भी मूर्तियां या पहले जो लिखाई जा चुकी है वो सारी मूर्तियां जो है महिलाओं पे मातृ सती पर जो बनी हुई है वो सारी मूर्तियों के आप एग्जाम्पल 1 2 3 4 यहाँ पे दे सकते हैं कि हाँ मातृ सत्तात्मक कैसे, कि मातृ देवी की मूर्तियां मिलती है, कहाँ मिलती है और किस नाम से मिलती है, वो चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। फिर हम बात करते हैं कि ये लोग जो थे ये पहनते क्या थे। पहले हमने देख लिया कि इनकी मेंटेलिटी क्या थी या कैसा समाज था, वो देख लिया। फिर आप बताओगे कि वो लोग, उनका पहनावा कैसा था। पहनावे में आप लोग यहां लिखोगे पुरुष और महिला दोनों श्रृंगार करते थे। महिला और पुरुष दोनों क्या करते थे, श्रृंगार करते थे। दोनों क्या करते थे, श्रृंगार। महिला और पुरुष दोनों क्या करते थे, श्रृंगार करते थे। फिर आपको ये बताना है कि क्या ये लोग जो है झगड़ा वगैरह करते थे, तो नहीं, ये झगड़ा नहीं करते थे। ये क्या थे, शांति प्रिय व्यक्ति थे। ये क्या थे, शांति प्रिय व्यक्ति थे। फिर आपको ये बताना है ये खाने में क्या खाते थे, रहन सहन खान पान ये बताना। खाने में क्या खाते, तो आप बता दोगे कि ये खाने में क्या खाते थे, शाकाहारी भी थे और ये क्या थे, मांसाहारी भी थे। ये लोग शाकाहारी भी थे और ये लोग मांसाहारी भी थे। मांसाहारी में आप पूछोगे कैसे, तो बोले देख दोगे कि पशु बलि दी जाती तो पशु का खाने में यूज किया जाता था। ठीक है, फिर आप ये बोलोगे कि ये लोग करते क्या थे पूरे दिन। ये लोग पूरे दिन करते क्या थे, तो पूरे दिन क्या करते थे, तो ये बोल सकते हो आप कि अपना दैनिक व्यवसाय करते थे। एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग क्या करते थे, खेल खेलते थे। कौन से खेल, तो इनके प्रिय खेल थे शतरंज और मुर्गों की लड़ाई। शतरंज और मुर्गों की लड़ाई, शतरंज और मुर्गों की लड़ाई। फिर आप ये बोलोगे कि ये लोग जो शतरंज या मुर्गों की लड़ाई के अलावा ये क्या कर्म कांड में भगवान में जो पूजा करते थे, मातृ देवी की मूर्तियां मिलती थी, पूजा ये लोग जो करते थे उसमें ये बारे में, या इन लोगों की मेंटलिटी क्या थी, इस चीज के बारे में पूछोगे तो मेंटलिटी कैसी थी, तो हम ये बोल देंगे कि ये अंधविश्वासी लोग थे। कैसे लोग थे, अंधविश्वासी। आपने किस बेसिस पे ये कहा कि अंधविश्वासी है, तो वो बेसिस पे आप यहाँ लिख दोगे कि हमने इस आधार पे कहा कि अंधविश्वासी है क्योंकि ये लोग क्या करते थे,
जादू टोने में विश्वास करते थे। ये लोग किस में विश्वास करते थे? जादू टोने में भी विश्वास करते थे। फिर अगला फैक्ट ये आता है कि अगर इन लोगों में से कोई व्यक्ति मर जाता है, इन लोगों में से अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने पर उस व्यक्ति का क्या किया जाता था? तो मरने पे हम बोलेंगे कि उस समय तीनों तरीके का दाह संस्कार उपलब्ध था, या तीनों तरीके से उस इंसान के मरने के बाद उसकी बॉडी का जो था अंतिम संस्कार 3 तरीकों से किया जाता। कौन कौन सा? तो हम ये कहेंगे कि पहली बात उसको जलाया जाता था। क्या किया जाता था? जलाया जाता था, जलाना। दूसरा, दफनाया भी जाता था, तो दफनाया। तीसरा, जैसे हमने देखा था कि दादूपंथ एक होता है, अपने राजस्थान में दादूपंथ हुए थे। दादूपंथ में क्या होता है कि उनको जो कोई इंसान मर जाता है तो उसको किसी भी पहाड़ी के ऊपर रख दिया जाता है। पहाड़ी के ऊपर इसलिए रखा जाता है कि इंसान, दादू संप्रदाय का ये मानना है कि जैसे इंसान जीते जी लोगों के काम आता है, तो मरने के बाद भी उसको कहीं ना कहीं काम आना चाहिए। मरने के बाद में उसका जो शरीर है वो किसी पशु पक्षी का क्या बनना चाहिए? भोजन बनना चाहिए। तो जैसे दादूपंथी होते हैं वैसे भी यहां भी था, उसे बोलते हैं आंशिक समाधान, पार्शियल, आंशिक समाधान। इसमें क्या होता था, ये लिखने की आप साथ में ये लिख लेना कि दादूपंथ में जैसा होता था वैसे ही यहां पे होता था। फिर उसके बाद में अगला ये लिखते हैं अपन कि ये लोग जो है, ये आपको ये कैसे पता। और इसके साथ में जब समाधान के बारे में बात आई तो समाधान में आप यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि यहाँ पे युग्मित समाधान भी मिलता है। युग्मित मतलब जोड़ा बना के, युग्मित समाधान भी, युग्मित समाधान भी मिलता है। युग्मित समाधान कहाँ कहाँ से मिलता है मैंने पहले ही बता दिया आपको। यहाँ भी फिर से लिखना चाहो तो लिख सकते हो। लोथल में 3 मिले थे और कालीबंगा में 1 मिला था। लोथल में 3 और कालीबंगा में 1 मिला था। फिर हमने एक चीज यहाँ पे जब अपन बात कर रहे थे रहन सहन की, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि वो लोग जो है कपड़ा पहनते थे। कपड़ा जो पहनते थे वो कौन कौन सी किस किस से बना होता था या कौन कौन सा? तो हम लिखेंगे कि सूती हो, चाहे ऊनी हो, चाहे रेशमी हो, तीनों प्रकार के वस्त्र धारण करते थे। सूती, ऊनी और रेशमी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इतने सारे फैक्ट हो गए, इनको याद रखना, पहले ये फैक्ट समझ में आ गए होंगे आपको। अब आप ये सोच रहे होंगे इनको याद रखना, कैसे याद रख सकते हैं इनको? बिल्कुल लीजिए, जैसे हमने पहले इनके जो राजनीतिक स्थिति को याद किया था, सॉरी नगर नियोजन को जैसे याद किया था एक से एक लिंक करके, वैसे यहाँ पे सामाजिक स्थिति को भी आगे से आगे एक दूसरे से लिंक करके हम याद रखेंगे। देखो, सामाजिक स्थिति का मतलब ये होता है उन लोगों के दिन की शुरुआत से लेके एंड तक। नगर नियोजन में आपको ये लिखना है कि आप उनके घर पे जब जा रहे हो तो रास्ते में आपने क्या क्या देखा और घर में क्या क्या देखा, वो आप नगर नियोजन में लिखोगे। राजनीतिक स्थिति आप ये बताओगे कि वहां किसका शासन था। सामाजिक स्थिति में आप ये लिखोगे वो लोग दिन भर करते क्या थे और उनकी मेंटेलिटी क्या थी। वो लोग दिन भर करते क्या थे और उनकी मेंटेलिटी क्या थी। तो पहली चीज तो सीधी सी बात है, मात्र सतात्मक, कोई डाउट नहीं। मात्र सतात्मक होने के साथ साथ मात्र देवियों की पूजा मिल जाती है, पूजा करते हैं, ये भी मिल जाएगा। फिर बाद में बात करते हैं कि वो लोग मॉर्निंग से स्टार्ट करते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग वो योगा करते थे। तो हम लिख देंगे कि वो लोग योगा और ध्यान करते थे। योगा और ध्यान करने के बाद वो लोग क्या करते थे? वो लोग नहा धोकर क्या होते थे? तैयार होके मतलब श्रृंगार करते थे। श्रृंगार कौन करते थे? चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही श्रृंगार करते थे। नहा धो के वो क्या करते थे? पूजा पाठ करते थे। अंधविश्वासी थे वो, क्या थे? अंधविश्वासी थे। अंधविश्वासी होने के साथ साथ वो लोग अब यहां से उठे, अब ये खाना खाएंगे। भगवान की पूजा पाठ करने के बाद क्या करेंगे? खाना खाएंगे। खाना खाने का मतलब ये शाकाहारी भी है, ये मांसाहारी भी है। एक यहां भी याद रख लेना, योगा और ध्यान लगाते हैं, फिर वो नहाने जाते हैं तो नहा के कौन से कपड़े पहनते हैं? सूती, रेशमी, ऊनी, तीनों प्रकार के वो कपड़े पहनते हैं। श्रृंगार में वो महिला और पुरुष दोनों श्रृंगार करते हैं। अंधविश्वासी है, शाकाहारी और मांसाहारी है। कुछ लोग काम पे जाते हैं, बाकी लोग खेलते हैं। खेल कौन कौन सा? ये लोग शतरंज खेलते हैं और ये लोग मुर्गों की लड़ाई भी खेलते हैं। शतरंज भी खेलते हैं और ये लोग मुर्गों की लड़ाई भी खेलते हैं। साथ ही साथ ये लोग जो है पुरुष और महिला दोनों श्रृंगार हो गया। ये किसी से क्या मैच के बाद में किसी से लड़ते थे? नहीं लड़ते थे आपस में। ये क्या था? शांति प्रिय लोग थे। ये कैसे लोग थे? शांति प्रिय लोग। हालांकि ये बात अलग है कि जब कोई हार जाता था वो जादू टोने का सहारा लेता था।
किसका लेता था? जादू टोने का सहारा लेता था। जादू टोने का सहारा लेने के साथ साथ आप यहाँ पे ये भी यूज कर सकते हो कि अगर जो है वहां पे कोई व्यक्ति अगर मर जाता होगा, या वो लोग जादू टोने का सहारा लेते थे, ये मान लीजिए। साथ ही साथ ये लोग कैसे परिवार में रहते थे? तो ये संयुक्त परिवार में रहते थे, आपस में घर में खेलते थे। तो ये कौन से परिवार में रह गए? संयुक्त परिवार में। अगर कोई मर भी जाता है तो मरने पर उसको तीनों तरीके से उसका दाह संस्कार कर देते थे। कौन कौन सा? जलाना, दफनाना और आंशिक समाधान। जलाना, दफनाना और आंशिक समाधान। फिर आगे के जो एग्जाम्पल है वो आप लिख दोगे। तो ये चीजें याद होगी। मात्र सकारात्मकता, सुबह उठते योगा और ध्यान करते थे, नहाने के बाद में सूती ऊनी रेशमी वस्त्र पहनते थे, श्रृंगार में महिलाएं और पुरुष दोनों श्रृंगार करते थे। ये लोग अंधविश्वासी थे और ये बाद में खाना खाने बैठते थे। भगवान की पूजा करने के बाद में शाकाहारी और मांसाहारी थे, दोनों प्रकार का खाना खाते थे। बाद में ये लोग खेलने के लिए जाते थे। खेलते भी कहाँ थे? घर में ही खेलते थे। क्यों? क्योंकि संयुक्त परिवार था। ये शतरंज और मुर्गों की लड़ाई देखना बहुत पसंद करते थे। ये लोग बहुत शांति प्रिय लोग थे, लेकिन हारने के बाद में जादू टोने का जरूर यूज कर लेते थे। कोई मर जाता है तो जलाना, दफनाना और आंशिक समाधान भी होता है। ये सारी चीजें। साथ ही साथ ये होता है कि यहाँ पे समाज जो था वो कितने वर्गों में विभाजित था। एक चीज यहाँ पे भी सामाजिक स्थिति में ये याद रख लेना, समाज वहां का कितने वर्गों में विभाजित था। तो सामान्यतः वहां का जो समाज था वो 4 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्गों में? 4 वर्गों में विभाजित था। 4 वर्ग कौन कौन से? पहला जो था वो राजा वहां का शासन करता होगा तो वो शासक वर्ग। दूसरा, जिनके पास पैसे होंगे वो धनी वर्ग। तीसरा, जिनके पास कम पैसे होंगे वो मध्यम वर्ग। और चौथा, जिसके पास बिल्कुल नहीं होगा वो निम्न वर्ग। ये 4 वर्ग हो गए। कौन कौन से? शासन वर्ग, धनी वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। शासक, धनी, मध्यम और निम्न। ये होगी आपकी सामाजिक स्थिति। सामाजिक स्थिति के बाद में हम देखेंगे धार्मिक स्थिति कैसी थी उनकी। धार्मिक स्थिति में आपको सीधा सीधा एक ही चीज बतानी होती है कि वो कैसे कैसे देवताओं में विश्वास करते थे। धार्मिक स्थितियां में आप लोगों ने अगर कहीं हिस्ट्री में देखा होगा तो आपको देववाद मिलने का, 2 देववाद आपको पढ़ने के लिए मिलते हैं। देववाद कौन कौन से यहाँ देववाद होंगे? तो हम ये कहेंगे कि ये लोग एक देवता में मानते थे। एक देवता मतलब एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद के बाद में हम देखेंगे कि क्या ये बहुत सारे देवताओं मानते थे? हाँ, ये बहुदेववाद में भी मानते थे। कौन सा बहुदेववाद? प्राकृतिक बहुदेववाद। प्राकृतिक बहुदेववाद के साथ साथ ये सर्वेश्वरवाद। कौन सा वाद? सर्वेश्वरवाद। देवता एक है, बहुत सारे देवता हैं, प्रकृति में बहुत सारे देवता हैं। और सर्वेश्वरवाद मतलब सभी जगह देवता है। एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, प्राकृतिक बहुदेववाद और सर्वेश्वरवाद, इनमें ये लोग मानते थे। धार्मिक स्थिति में आपको ये लिखना है कि कौन सा वाद है, कैसे देवताओं में मानते थे। तो कुछ लोग एक देवताओं को पूछते थे, कुछ लोग बहुत सारे देवताओं को पूछते थे, कुछ प्रकृति में जो देवता होते हैं उनको पूछते हैं, कुछ ये मान के पूछते हैं कि सभी जगह क्या है, भगवान है, या सभी देवताओं को मानकर भी पूछता है। अब आप ये पूछो कि पूजा करने के लिए जाते कहाँ थे? मंदिर में जाते थे? नहीं, वहां मंदिर का प्रमाण नहीं मिलता। कोई भी मंदिर आपको वहां पे नहीं मिलता। मंदिर का कोई भी साक्ष्य नहीं है। इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हो कि वहां जो है पशु पक्षियों की और जानवरों की भी पूजा की जाती है। पशु पक्षियों की और जानवरों की भी पूजा की जाती है। मंदिर नहीं थे तो किसको पूजते थे मंदिरों की जगह? पशु पक्षियों की पूजा की जाती थी। पशु पक्षियों में क्यों कौन था? तो एक श्रृंगी बेल था, एक सींग वाला बेल। एक श्रृंगी बेल की वो पूजा करते थे। फिर आप ये बात करोगे कि जो है वो कौन कौन से देवताओं की पूजा करते थे? तो हम ये कहेंगे, पहले हमने पढ़ा था मातृ देवता, तो ये मातृ देवता में भी पूजा करते थे। साथ साथ मातृ देवताओं के साथ साथ ही पुरुष देवताओं को भी पूजते थे। कौन से देवता? पुरुष देवता। कैसे? पुरुष देवता में हमने पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि यहाँ पे जो है वो शिव की भी एक मूर्ति मिलती है, आद्य शिव की जो मूर्ति मिलती है उसके बारे में। आद्य शिव के साथ साथ हमने ये भी पढ़ा था कि मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की मोहर भी मिलती है। मोहनजोदड़ो में पशुपतिनाथ की जो मोहर मिलती है उसी को हमने कहा था कि आद्य शिव है। भाई सर जॉन मार्शल ने क्या कहा था कि ये अर्ध शिव है, आद्य शिव है, प्रोटो शिव है। ठीक है, तो हमने ये कह दिया कि शिव की पूजा करते थे, मातृ देवियों की पूजा होती थी, पुरुष देवताओं की पूजा होती थी, मंदिर यहाँ पे नहीं थे, पशु पक्षी की पूजा होती थी, पशु पक्षियों में भी एक सिंग वाला बैल।
अब जहां भी धार्मिक स्थिति की बात आती है, धार्मिक स्थिति में आपको ये याद रखना है कि वो लोग यज्ञ करते थे या नहीं थे। अभी जो कर्मकांड है उनको याद में रखना, यज्ञ करते थे क्या, क्या वो लोग यज्ञ करते थे? तो इस बारे में आप ये बोलते हो कि हाँ यज्ञ, शायद वो लोग यज्ञ करते थे। फिर बात करोगे कि पशु बलि, पशु बलि देते थे क्या, कि हाँ पशु बलि देते थे। कैसे पता चला पशु बलि देते थे? तो हमने एक जगह पहले पढ़ा था कि यहाँ पे प्रमाण मिलता है कि कुत्ते के पीछे जो है, सॉरी बकरे के पीछे एक इंसान जो है मोहनजोदड़ो में चक्कू लेके भागता है, तो हो सकता है कि उसकी बलि देने जा रहे हो। साथ ही साथ यज्ञ के बारे में, तो यज्ञ के बारे में हमने देखा था कालीबंगा सभ्यता में, सिर्फ कालीबंगा ही नहीं, राखी गड्डी हो चाहे बनवाली हो, लोथल हो, सभी जगह से यज्ञ कुंडों या यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य भी हमें मिलते हैं। फिर बात करेंगे कि ये लोग जो पूजा करते थे, तो पुरुष देवताओं के साथ साथ ये किसकी पूजा करते थे? मात्र देवता और लिंग और योनि की पूजा करते थे। ये लोग लिंग और योनि की भी पूजा करते थे। शायद शिवलिंग की पूजा ये लोग करते थे, लिंग और योनि की पूजा करते थे। पेड़ पौधों को भी ये लोग पूजते थे, पशु पक्षी पेड़ पौधे, क्योंकि मंदिर में जा नहीं रहे तो किसको पूजेंगे? तो पशु पक्षी और पेड़ पौधों। पेड़ पौधों में किन किन को? पीपल को पूजते थे। पीपल को उस समय कहा जाता अश्वत्थ, ये लोग पीपल की पूजा करते थे। पीपल के लिए आपको एक नाम याद रखना है, अश्वत्थ है, अश्व है आधा तय और थ, अश्वत्थ। पीपल को ये लोग क्या कहते थे? अश्वत्थ, और उसकी ये पूजा करते थे और नीम की भी पूजा करते थे। फिर आप लोग ये बोलोगे कि जो लोग ये जो पूजा कर रहे हैं इसके साथ साथ ये धार्मिक अवस्था का मतलब ये होता है कि आप कौन से, जैसे हमने आगे हम लोग आप सबने पढ़ा होगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म, वो लोगों में उनमें क्या होता है, वो आत्मा में विश्वास करते हैं, कर्म कांड में विश्वास करते हैं नहीं करते। वैसे इनके बारे में भी आपको बताना है कि ये क्या विश्वास कर रहे हैं। तो हम ये बोलेंगे कि हाँ ये विश्वास करते थे, ये आत्मा में और आत्मा की अमरता में, आत्मा में और आत्मा की अमरता में ये लोग क्या करते थे? विश्वास करते थे। साथ ही साथ ये कर्म कांड और पुनर्जन्म में, क्योंकि आत्मा में विश्वास करेगा और पुनर्जन्म में करेगा ही करेगा, पुनर्जन्म या कर्म कांड में भी विश्वास रखेंगे। अब आपको यहाँ पे अगर प्रमाण देने हो कि कैसे कैसे कहाँ से आपको क्या क्या प्रमाण मिले, तो आप यहाँ दे सकते हो कि जैसे मोहनजोदड़ो में, पहले एक बार ये वापस समझ लेते हैं क्या लिखा था, उसके बाद में आपको लिखा देता हूँ प्रमाण भी क्या क्या मिले। धार्मिक स्थिति का मतलब होता है कौन सा वाद है वहां पे, तो एकेश्वरवाद भी है, वहां बहुदेववाद भी है, प्राकृतिक बहुदेववाद भी है और सर्वेश्वरवाद भी है। फिर आप ये बोलोगे कि यहाँ कौन से देवता की पूजा की जाती थी, तो मात्र देवी हो चाहे पुरुष देवता हो, दोनों की पूजा की जाती थी, अर्थात लिंग हो या योनि हो, दोनों की पूजा की जाती थी। मंदिर यहाँ पे नहीं है तो किसकी पूजा करेंगे? तो पशु पक्षी और पेड़ पौधों की पूजा करेंगे। पशु पक्षियों में एक श्रृंग की बेल पूजा जाता था, और पेड़ों के अंदर ये लोग जो है पीपल और नीम को पूजते थे। ये लोग यज्ञ भी करते थे, ये लोग पशु बलि भी देते थे। ये लोग आत्मा में और उसकी अमरता में भी विश्वास करते हैं और पुनर्जन्म में और कर्म कांड में भी विश्वास करते हैं। ये होगी इनकी धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति में आगे हम पढ़ेंगे, धार्मिक स्थिति में ये भी अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहो साथ के साथ कि आपको कहाँ से क्या क्या साक्ष्य मिले हैं जो आपकी इनकी धार्मिक स्थिति के बारे में बता सकते हो, तो हम ये लिख सकते हैं कि हमें जैसे कालीबंगा में जो जो चीजें मैंने पहले लिखा दी है वो मैं वापस रिपीट नहीं करूंगा, आप पीछे से देख लेना कि कहाँ से आपको यज्ञ वेदिकाएं मिली है, कहाँ से कौन सी मूर्तियां मिली है। उसके अलावा जो नहीं लिखा है, नई चीजें जो है वो मैं लिखा देता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे मोहनजोदड़ो से क्या मिला। सबसे बड़ा शहर था इन लोगों का मोहनजोदड़ो, तो हम देखेंगे कि मोहनजोदड़ो से ऐसा क्या मिलता है जिसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि वहाँ देवताओं की या पेड़ पौधों की इनकी पूजा की जाती है। तो यहाँ पे एक मोहर मिलती है मोहनजोदड़ो में, जिसमें पीपल की डाली में से एक देवता जो है जिसकी पूजा 7 औरतें कर रही है। मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिल रही है। मोहर में क्या है? पीपल है, पीपल का पेड़ है, और पीपल के पेड़ में ऐसा दृश्य दिखाया गया है कि एक देवता है और उसकी 7 महिलाएं पूजा कर रही है। 7 महिलाएं क्या कर रही है? पूजा कर रही है। मोहनजोदड़ो में एक मोहर मिलती है जिसमें पीपल में एक देवता दिखाए गए हैं और उस देवता की 7 औरतें पूजा कर रही है। साथ ही साथ एक ऐसी भी मोहर मिलती है जिसमें स्त्री के सर पर पंख फैलाए पक्षी की मोहर मिलती है। एक स्त्री है, उसके सिर पर पंख फैलाकर एक पक्षी बैठा है। तो याद रख लेना, मोहनजोदड़ो से हमें दोनों ही मिलेगी, एक पुरुष की भी मिलेगी क्योंकि सबसे बड़ा स्थल है। इसी के आधार पर हम डिफाइन करेंगे। हमने लिखा था कि महिला और पुरुष दोनों की पूजा होती थी। पुरुष का साक्ष्य भी मिल जाता है कि पीपल के पेड़ के अंदर एक देवता है जिसकी पूजाएं 7 महिला कर रही है, इसका मतलब पुरुष देवता है।
एक महिला भी है जिसके सर पर जो है पंख फैला है, एक पक्ष से बैठा है, इसका मतलब महिला की भी वहां पे पूजा होती थी। फिर मोहनजोदड़ो के बाद में दूसरा सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हड़प्पा में क्या है, हड़प्पा में हमें एक स्त्री के गर्भ में पौधे को निकलता हुआ दर्शाया गया। हड़प्पा में क्या है, स्त्री है, उसके गर्भ में क्या निकले, स्त्री का जो गर्भ है, उस स्त्री के गर्भ में से पौधे को निकलते हुए दर्शाया गया। किसको निकलते हुए, पौधे को निकलते हुए दर्शाया गया है। फिर अगला बात करते हैं हम लोग चहुदड़ों की। चहुदड़ों में क्या है, चहुदड़ों में एक स्त्री है जिसके हाथ में पताका लिया या ध्वजा लिए हुए या ध्वज लिए हुए एक स्त्री का चित्र बनाया गया। हाथ में ध्वज लिए एक स्त्री है जिसके हाथ में उसने क्या ले रखी है, ध्वज ले रखी है, उसका भी चित्र चहुदड़ों से आपको मिलता है। ये हो गया धार्मिक स्थिति। धार्मिक स्थिति के बाद में अगली स्थिति जो है वो है आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति का मतलब क्या होता है कि वहां के लोग जो है अपना दैनिक जीवन का गुजारा कैसे करते थे, वो वहां की आर्थिक स्थिति में लिखेंगे। तो हम आर्थिक स्थिति में पहली लाइन ये लिखेंगे कि वहां की आर्थिक व्यवस्था जो थी वो कृषि आधारित थी। जैसे आज की आर्थिक व्यवस्था थी वैसे उस समय की आर्थिक व्यवस्था भी क्या थी, कृषि आधारित थी, एग्रीकल्चर बेसिस थी, कृषि आधारित उस समय की आर्थिक अवस्था थी, अर्थव्यवस्था थी। साथ ही साथ कृषि के अंदर ये लोग क्या करते थे, सरप्लस प्रोडक्शन करते थे। सरप्लस प्रोडक्शन मतलब 2 साल 3 साल के लिए स्टॉक रह सके, इतना ज्यादा खेती, एक्स्ट्रा खेती भी वो लोग करते थे। कृषि का नाम आ गया, सरप्लस प्रोडक्शन है। तो खेती करते किस किस की थे, खाने के लिए, रोटी के लिए वो क्या क्या करते थे, गेहूं और जौ। दाल कौन सी यूज में लेते थे, चने की दाल। गेहूं और जौ, चने की दाल और रागी यूज लेते थे। रागी, गेहूं, जौ, चने की दाल और तेल किसका, सरसों का। और सब्जी किसकी, मटर की। गेहूं और जौ, चने की दाल, रागी, मटर की सब्जी और सरसों, ये इनके क्या थी, प्रमुख व्यापारिक या प्रमुख फसलें थी। अब बात करते हैं हम लोग, ये चीजें तो होगी। अब किस किस के साक्ष्य वहां मिलते हैं और किसके नहीं है। तो हम ये बोलेंगे कि इन लोगों को चावल का ज्ञान नहीं था। इन लोगों को किसका ज्ञान नहीं था, चावल का ज्ञान नहीं। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि चावल का ज्ञान नहीं था तो प्रमाण कहां से मिलता है, साक्ष्य कहां से मिलते हैं। क्योंकि ये यूनिक है, कहीं ये नहीं लिखा हुआ मिलेगा कि यहाँ जौ के मिलते हैं, यहाँ गेहूं के साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि सब जगह चावल के साक्ष्य कहीं कहीं मिलते हैं। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि शायद बाहर से आने वाला व्यक्ति यहाँ चावल लेके आया होगा, इसलिए यहाँ जो चावल के साक्ष्य नहीं मिलता। चावल के साक्ष्य हमें 2 ही जगह मिलते हैं, लोथल और रंगपुर। लोथल और रंगपुर। रंगपुर के बारे में सीधी सी बात है कि रंगपुर जो है वो उत्तर हड़प्पा कालीन है। हड़प्पा काल का नहीं माना जाता, उसको ये भी माना जाता है वो कौन सा है, उत्तर हड़प्पा कालीन बस्ती है वो। तो इस वजह से लोथल हमने पहले बात कर ली थी कि लोथल जो है वो वहां का सबसे बड़ा उस समय का जो पोर्ट होता था वो था। तो लोथल में बाहर से आने वाला व्यक्ति कोई लेके आ सकता है। अब ये बात करेंगे कि फसल, तो ये याद रखना चावल से ये लोग परिचित नहीं थे, चावल से ये लोग परिचित नहीं थे। फिर आगे बात करते हैं कि क्या ये लोग खेती जो करते थे वो खेती किससे करते थे। हम ये कहेंगे उस समय नहरों के प्रमाण मिलते हैं, नहरों के भी प्रमाण हमें मिलती है। नहरों से क्या करते थे ये लोग, सिंचाई। तो उस समय सिंचाई व्यवस्था के भी प्रमाण है, नहरों से सिंचाई। नहरों की कहा हमने बात की थी पहले से ही, नहर में गई सारतू गई, नहर में गई सारतू गई, हमने पहले बात कर ली थी सोरतू गई या सारतू गई की। सारतू गई में हमें नहर के प्रमाण मिलते हैं। वो नहर कौन से नदी से आ रही है, आक्सस नदी से। सारतू गई में जो नहरें आ रही है वो आक्सस नदी से आ रही है। साथ ही साथ हम बात करेंगे कि सिंचाई व्यवस्था थी, नहरें थी, ये होगी। अब ये बात करेंगे क्या सिर्फ कृषि से उनका घर चलता था, नहीं, वो लोग पशुपालन भी करते थे। कृषि का नाम आते ही साथ में पशुपालन भी नाम याद आता है। पशुपालन में वो लोग कौन कौन से पशु पालते थे, तो कौन कौन से पशु पालते थे, वो बेल हो, चाहे भैंस हो, चाहे बकरी हो, चाहे भेड़ हो। बेल, भैंस, बकरी और भेड़। याद रखना यहाँ वर्तमान में गाय है, लेकिन उस समय के लोग जो थे वो गाय को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते थे। किसको देते थे, बेल को देते थे। किसको देते थे, बेल। तो यहाँ गाय मत लिखना, बेल, भैंस, बकरी और भेड़। अभी साथ ही साथ ये लोग पालतू पशु एंटरटेनमेंट के लिए क्या है, खरगोश है इनके पास। जंगली पशु में क्या है, खरगोश। खरगोश का भी ये लोग पालन करते थे। एक चीज आपको याद रखनी कि हाथी और घोड़े का कोई प्रमाण, हाथी और घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। हाथी और घोड़े से ये लोग परिचित नहीं थे। अब आप फिर से ये बोलेंगे कि जैसे चावल आपने पहले लिखाया था, चावल लिखाया था, क्यों लिखाया था, वो यूनिक था, सिर्फ 1-2 प्रमाण मिलते हैं, ठीक है।
लोथल और रंगपुर में। हाथी और घोड़े की भी केवल एक ही दो जगह प्रमाण मिले। हो सकता है कोई बाहर से कोई आदमी कुछ चीज लेके आया जिसमें हाथी और घोड़े के प्रमाण मिल जाते हैं। वहां की पूरी जो हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता थी वो इससे पूरी जो सभ्यता थी वो जानकार नहीं थी। कुछ कुछ लोग हो सकता है उससे जानकार हो, लेकिन पूरे लोग इससे परिचित नहीं थे। फिर बात करते हैं कि ये लोग क्या बिल्कुल भी ट्रेड व्यापार नहीं करते थे। ये उनकी होगी कि कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी। वो लोग साथ के साथ पशुपालन भी करते थे। कृषि में इनके पास सरप्लस प्रोडक्शन होता था। गेहूं, जौ, चना, रागी, सरसों की ये लोग खेती करते थे। नहरों से सिंचाई करते थे। अब अगली बात हम देखेंगे कि ये लोग जो है वो व्यापार भी करते थे। तो व्यापार कैसे करते थे या किसका व्यापार ये लोग करते थे? व्यापार में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि एक सारगोन अभिलेख है। सारगोन अभिलेख में ये लिखा हुआ है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो मेलुहा के नाम से प्रसिद्ध था। याद रखना, सारगोन अभिलेख एक नाम याद रखना। पूरा ट्रेड आपको इस अभिलेख में मिलेगा सिंधु घाटी सभ्यता का। सारगोन अभिलेख है। सारगोन अभिलेख ये कहता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम क्या है? मेलुहा। क्या है? मेलुहा। मेलुहा जो है, मेलुहा कौन सा देश है? तो इसमें ये लिखा गया है कि ये मेलुहा जो है ये नाविकों का देश है। मेलुहा किसका देश है? मेलुहा नाविकों का देश है। साथ ही साथ मेलुहा का क्या फेमस है? मेलुहा का हाजा पक्षी। मेलुहा का हाजा पक्षी। हाजा पक्षी बोलते हैं उस समय के लोग मोर को। किसको बोलते हैं? मोर को बोलते हैं। तो ये जो मेलुहा है, मेलुहा के मोर, मोर मतलब हाजा पक्षी फेमस थे। नाविकों का शहर था। साथ ही व्यापार किसका करते थे? तो ये लोग जो है सिंडन का व्यापार करते थे। किसका व्यापार करते थे मेलुहा के लोग? सिंडन का। सिंडन किसको बोलते हैं? उस समय के लोग कपास को सिंडन बोलते थे। किसको बोलते थे? कपास को। तो उस समय के लोग किसका व्यापार करते थे? मेलुहा के लोग जो है किसका व्यापार करते थे? सिंडन का व्यापार करते थे। और इसकी जो पहली खेती की थी, फर्स्ट जो प्रोडक्शन था कपास का, वो कहाँ हुआ? इंडिया में। इंडिया का मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले कपास की खेती की जाती थी। तो ये चीजें होगी। व्यापार में सारगोन अभिलेख ये लिखता है कि मेलुहा जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम मेलुहा है, जो नाविकों का देश है। हाजा पक्षी मोर जो है वो वहाँ के फेमस बहुत ज्यादा है। ये लोग सिंडन की खेती करते थे। और सिंडन की खेती के साथ साथ ये ट्रेड किन किन से करते थे उसके बारे में तो ये कहता है कि दिलमून और माकन। दिलमून और माकन ये उस समय के नाम है। वर्तमान इनके नाम जो है, दिलमून को बहरीन और माकन को ओमान। दिलमून को बहरीन और माकन को ओमान, ये याद रख लेना। दिलमून बहरीन और माकन ओमान से मेलुहा का क्या होता था? व्यापार होता था। और इन दोनों के मध्यस्थ का कार्य कौन करता था? मेसोपोटामिया। और ये दोनों जो मतलब दिलमून और बहरीन, ये माकन, ये दो जो है ये मेलुहा। मेलुहा मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक तरफ मेलुहा था और दूसरी तरफ क्या था? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया में एक जगह है उर। उर और मेलुहा के बीच में ट्रेड में मेन बीच के जो सेंटर आते थे वो एक तो दिलमून आता था और एक क्या आता था? माकन आता था। दिलमून आता था और क्या आता था? माकन आता था। अब बात करते हैं कि इन लोगों की जो उद्योग व्यवस्था थी वो उस समय की कैसी थी? कैसी उद्योग व्यवस्था थी? उनका जो इंटरनेशनल मार्केट जो था वो कैसे डेवलप था, कैसा नहीं था? तो हम ये कहेंगे कि उस समय के जो उद्योग धंधे थे वो बहुत ही अच्छी अवस्था में थे। उस समय के उद्योग क्या थे? बहुत ही अच्छी अवस्था में थी। साथ ही साथ वहां का क्या फेमस था? तो हम कहेंगे उस समय के लोग धातु उद्योग में ज्यादा इंटरेस्टेड थे। धातु उद्योग कौन कौन सा? तो हम कहेंगे कि मेनली कांसा। मेनली क्या है? कांस्य। मेनली कांस्य। कांस्य का मतलब क्या होता है? तांबा और टिन। कांस्य का मतलब होता है तांबा और टिन। ये याद रह जाएगा क्योंकि कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसलिए ये लोग कांस्य की खेती कांस्य जो था वो इनका मेन धातु उद्योग का मेन पार्ट जो था वो कांस्य था। साथ ही साथ और भी हमने पढ़ा था, जैसे हमने बालाकोट में पढ़ा था कि वहां सीप, शंख
शंख का व्यापार या सीप का व्यापार होता था। मोहनजोदड़ो में हमने देखा था कि एक शंख की स्केल वहां बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा लोथल में हमने देखा था कि हाथी दांत का यूज किया गया है। ऐसी बहुत सारी जगह है जहाँ पे हमें ये प्रमाण मिल जाएगा कि उस समय के लोग जो थे वो धातु उद्योग करते थे। अब बात करेंगे कि कुछ लोग यहाँ पे मन के जो बनाए जाते थे वो बनाए जाते थे कार्नेलियन के। यहाँ क्या थे, कार्नेलियन के मन के थे। साथ ही साथ कुछ स्थान ऐसे हैं जहां से यहाँ के प्रमाण मिलते हैं, तो हम ये लिखेंगे कि अरिकामेडु पांडुचेरी में। वहां इनके व्यापार के प्रमाण मिलते हैं। वहां इनके क्या मिलते हैं, यहाँ के प्रमाण। कौन से प्रमाण कैसे, तो हम यहाँ कहेंगे कि यहाँ पे रोमन सभ्यता के हमें साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ किसके साक्ष्य मिलते हैं, रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता का मतलब क्या है कि यहाँ जरूर रोम के लोग आते होंगे। आते क्यों थे ये लोग यहाँ पे, व्यापार के लिए ये लोग यहाँ पे आते थे। किसके लिए आते थे, व्यापार के लिए। फिर ये बोलेंगे कि ये लोग तोल की इकाइयों में क्या काम लेते थे, तो तोल की इकाई में या तो 16 का अंक लेते थे, तोल की इकाई में या तो 16 का अंक या उसका कोई गुणज। जैसे वर्तमान में 100 लेते 100 ग्राम, या उसका गुणज मान लो 200 ग्राम, 250 300 ग्राम या 1000 ग्राम। या कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि अभी जो है 10 जो है ग्राम जो है ये भी तोल की इकाई। 10 ग्राम तोल की इकाई होने का मतलब क्या, 20 ग्राम, 40 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, 150 ग्राम। वैसे ही उस समय के लोग 16 का अंक जो है वो काम में लेते थे, मतलब 16 ग्राम, 32 ग्राम, 64 ग्राम, ऐसे 16 के मल्टीपल के रूप में ये लोग काम में लेते थे। फिर एक चीज है यहाँ पे फेयोन्स। फेयोन्स नाम से एक अलग से यहाँ पे जो है जो मोहरें थी, धातुएं थी, उनमें एक फेयोन्स भी यूज ली जाती थी। फेयोन्स क्या होता है देखते हैं। हम यहाँ पढ़ेंगे किसके बारे में, फेयोन्स। फेयोन्स क्या होता है, जो ओमान से जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो फेयोन्स का जो बर्तन जो है इनके फेयोन्स के बनते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसके बर्तन बनते थे, फेयोन्स के बनते थे। किसके बनते थे, फेयोन्स। फेयोन्स होता है क्या है, फेयोन्स होता है एक तो रेत होती है अपने घिसी हुई रेत का मतलब बिल्कुल बारीक रेत, घिसी हुई रेत होती है। घिसी हुई रेत में थोड़ा रंग मिला दिया जाता है और थोड़ा चिपचिपा पदार्थ मिला दिया जाता है। थोड़ा रंग और थोड़ा क्या मिला दिया जाता है, चिपचिपा पदार्थ। मतलब घिसी हुई रेत, थोड़ा रंग और चिपचिपा पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, फेयोन्स। और उस फेयोन्स से क्या बनाते थे उस समय के लोग, बर्तन बनाते थे। क्या बनाते थे, बर्तन बनाते थे। ये चीजें होगी। साथ ही साथ ये लोग जो है वो द्रव मोम विधि से भी धातु की मूर्तियां बनाते थे। कौन सी विधि, द्रव मोम विधि से। द्रव मोम विधि से उस समय के लोग क्या बनाते थे, धातु की मूर्तियां बनाते थे। ये हो गया आपके सिंधु घाटी सभ्यता की आर्थिक स्थिति। तो ये हो गया पूरा सिंधु घाटी सभ्यता। नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता में क्या क्या चीजें प्रमाण हमको मिलते हैं वो हमने देख लिया। फिर उस समय की राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, समाज में क्या क्या लोग कैसे कैसे लोग होते थे, धार्मिक सोच उनकी क्या थी, और आर्थिक स्थिति उस समय किस पे आधारित थी, किस पे आधारित नहीं थी। ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अगली क्लास में जो है हम लोग देखेंगे उस समय की जो लिपि क्या थी, मूर्तियां क्यों कौन सी फेमस थी, मोहरें कौन सी थी। साथ ही पुराना जितना भी लेक्चर पढ़ा इसका एक बार रिवीजन भी हम लोग साथ में कर लेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल को अगर आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।